जरा सोचिए, अगर आज आप किसी मोबाइल की दुकान पर जाएं और दुकानदार से कहें, भाई मेरे पास 5 लीटर दूध है, तू फोन दे दे, सुनकर वो आपको देखता रह जाएगा, है ना? लेकिन एक समय था जब यही सच्चाई थी। तब कोई पैसा नहीं था, लोग चीजें आपस में बदलकर अपनी जरूरतें पूरी करते थे। इसे कहा जाता था बार्टर सिस्टम, यानी विनिमय प्रणाली। स्वागत है आपका द क्रेसेंट कोर पर, जहां हम जानेंगे इतिहास की वो कहानियां जो आज भी हमारी सोच को बदल सकती हैं। बहुत पुराने समय में, जब पैसे जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं थी, लोगों के बीच व्यापार का एक अनूठा तरीका अपनाया जाता था। इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होता था। इस प्रणाली में लोग अपनी जरूरतों के अनुसार सामान का लेन देन करते थे, जिससे समाज में एक आत्मनिर्भरता का भाव विकसित हुआ। किसान जो अनाज उगाते थे, अपनी मेहनत की फसल को एक कपड़ा बुनने वाले कारीगर को देते थे। इसके बदले में उन्हें आवश्यक कपड़े प्राप्त होते थे, जो उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इस प्रकार का आदान प्रदान एक भरोसे की डोर पर बंधा होता था, जहां हर व्यक्ति दूसरे की जरूरतों का सम्मान करता था। इसके अलावा लोहार जो औजार बनाते थे, वे अनाज या दूध के बदले अपने बनाए हुए औजारों का व्यापार करते थे। यह व्यापार का स्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में जोड़ता था और जनसाधारण के जीवन को सरल बनाता था। हर वस्तु की कीमत उस वस्तु की जरूरत के अनुसार तय होती थी, न कि किसी मुद्रा या स्थायी मूल्य पर। सोचिए, उस समय न नोट थे न कार्ड, सब कुछ भरोसे और जरूरत के समझौते पर निर्भर करता था। इस प्रणाली में संवाद और विश्वास की अहम भूमिका थी। ऐसे में लोग चतुराई से एक दूसरे की जरूरतों को समझते थे और उसके अनुसार ही सौदों का पालन करते थे। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात और महत्वपूर्ण थी, लोगों का आपस में स्नेह और सहयोग। जब एक व्यक्ति दूसरे की मदद करता था, तो यह एक सकारात्मक चक्र का निर्माण करता था। ऐसे में व्यापार केवल लेन देन नहीं था, बल्कि रिश्तों का एक मजबूत बंधन था। यदि कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की मदद करता, तो समाज में एक प्रकार का सहयोग और सहकारिता बनी रहती। इस प्रकार व्यवसाय की इस प्रारंभिक अवस्था ने न केवल सामग्री का आदान प्रदान किया, बल्कि मानवीय संबंधों की नींव भी रखी। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसने बाद में व्यापार के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया को प्रारंभ किया। इस यात्रा का पहला कदम यह दर्शाता है कि कैसे सरलता और विश्वास से भरे इस आदान प्रदान ने व्यापार के विकास की दिशा निर्धारित की। बार्टर सिस्टम एक ऐसा व्यापारिक मॉडल था जहां वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान सीधे किया जाता था, लेकिन इस प्रणाली में कई अव्यवस्थाएं थीं। पहला मुद्दा था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जिसे समझना बहुत ही आवश्यक है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि दो किसान सफलतापूर्वक व्यापार कर सकें, दोनों को एक दूसरे की इच्छाओं में सामंजस्य रखना आवश्यक था। उदाहरण के लिए, यदि एक किसान को कपड़ा चाहिए और उसके पास दूध है, लेकिन कपड़ा विक्रेता दूध नहीं चाहता है, तो सौदा संभव नहीं हो पाता। इससे कारोबार की संभावनाएं सीमित हो जाती थीं। इसके अलावा मूल्य तय करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। एक निश्चित मानक न होने के कारण व्यापारी और ग्राहकों के बीच वस्तुओं का सही मूल्य निर्धारण करना बहुत कठिन था। मान लें, एक बोरी अनाज की कीमत कितने मछलियों के बराबर होगी, ये निर्धारित करना एक जटिल प्रक्रिया थी। इस मूल्य निर्धारण की असमर्थता ने व्यापार को और अधिक कठिन बना दिया। संग्रहण और परिवहन की समस्या भी प्रमुख चुनौतियों में से एक थी। अनाज, दूध और फलों जैसी कई चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। आपकी जरूरत का सामान समय पर उपलब्ध नहीं होता था, जिससे व्यापार में बाधाएं आती थीं। इसके अतिरिक्त बड़े लेन देन भी इस प्रणाली में मुश्किल थे। उदाहरण के लिए, यदि किसी को घर खरीदने की आवश्यकता होती, तो क्या वह 100 बोरी अनाज लेकर व्यापारी के पास जाता? यह संकल्पनाएं हास्यास्पद लगती थीं। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति कहता, मेरे पास 20 बकरियां हैं, तुम मुझे घर दो, तो सामने वाला यह पूछने पर विवश हो जाता कि घर के लिए पार्किंग की जगह कहाँ है। यह उदाहरण दर्शाता है कि बार्टर सिस्टम में न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान कठिन था, बल्कि इसमें अनेक रुकावटें भी थीं, जिससे व्यापार का विस्तार संभव नहीं हो पाया। इन सभी समस्याओं ने एक नई प्रणाली की आवश्यकता को प्रकट किया, जो कि मुद्रा आधारित व्यापार के लिए अंतर्दृष्टि दे रही थी। मनुष्य की यात्रा में समय के साथ कई बदलाव आए हैं। अतीत में जब लोग केवल बार्टर्ड गुड्स पर निर्भर थे, तब उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसी वस्तु की जरूरत है जिसे हर जगह उपयोग किया जा सके, एक ऐसी वस्तु जो सामंजस्य और स्थिरता लाई। यह चिंतन धीरे धीरे पैसों के विचार की ओर अग्रसर हुआ।
मानव सभ्यता ने देखा कि स्वर्ण या चांदी जैसी धातुएं न केवल सुंदरता में अद्भुत हैं, बल्कि इनकी कीमत भी स्थिर रहती है। ये धातुएं न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पहचानी जाती थीं। यही वह समय था जिसकी पहचान हर जगह हो और जिसका उपयोग सुविधाजनक हो। इस प्रक्रिया में आर्थिक व्यवहार ने आकार लेना शुरू किया। लोगों ने अपनी वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए पैसे को एक माध्यम के रूप में स्वीकार किया। यह आदान प्रदान का तरीका इतना प्रभावी था कि इससे व्यापार में तेजी आई। साथ ही पैसे ने एसन क्रांति को भी जन्म दिया। इसी आवश्यकता मूलक सोच ने मुद्राओं को जन्म दिया और पैसों का महत्व बढ़ता गया। एक समय आया जब विभिन्न साम्राज्यों ने अपने स्वयं के सिक्के और नोट विकसित किए, जिससे इसका उपयोग और भी अधिक बढ़ गया। अब पैसे का उपयोग केवल सौदों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तियों की पहचान और सामाजिक स्थिति को भी स्पष्ट करने के लिए होने लगा। पैसे की यह यात्रा केवल इकोनॉमिक्स तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसने सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक ढांचे को भी प्रभावित किया। लोगों ने महसूस किया कि पैसे का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाने में मदद करता है। जब तक आपके पास पैसे होते हैं, तब तक आपके पास विकल्प होते हैं, भले ही वे कुछ सीमित हों। इस तरह पैसों की जरूरत का जन्म न केवल एक वस्तु के रूप में हुआ, बल्कि यह मानवीय विचारों, संबंधों और समाजों को भी विकसित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया। आज पैसे का महत्व इतना अधिक है कि यह सामाजिक और आर्थिक ढांचे का अभिन्न अंग बन चुका है। हर सभ्यता ने अपने अनोखे तौर तरीकों से मूल्य को समझने और पहचानने की कोशिश की है। कहीं पर सोने और चांदी को धन का प्रतीक माना गया, तो कहीं नमक, तंबाकू या अन्य वस्तुओं को। ये वस्तुएं न केवल व्यापार में मूल्यवान थीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आधिकारिकता का भी प्रतीक बन गईं। जैसे जैसे मानवता ने अपने विचारों को विकसित किया, वस्तुओं के आधार पर आर्थिक प्रणालियों की नींव पड़ी। इस यात्रा में कमोडिटी मनी का विचार एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। कमोडिटी मनी वे वस्त्र हैं जिनका अर्थव्यवस्था में सीधा मूल्य होता है। यह विश्वास पर आधारित होता है कि उन वस्तुओं में अंतर्निहित मूल्य है जो मानव समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। जब लोगों ने उन वस्तुओं को स्वीकार किया जिनका समाज में मान्यता थी, तो यह एक नई आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत थी। समय के साथ कमोडिटी मनी ने एक स्थायी और विश्वसनीय रूप से आधिकारिकता को प्रकट किया। इसने व्यापार को सुगम बनाया और आदान प्रदान की प्रक्रिया को तेज किया। मानव सभ्यता ने सीखा कि स्थायी भरोसा ही आर्थिक स्थिरता का आधार होता है। जब लोग किसी वस्तु को एक सामान्य पैमाने पर मानते हैं, तो यह विश्वास उन वस्तुओं की वैधता को और मजबूत करता है और इसके परिणाम स्वरूप एक साझा सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट का विकास होता है। कमोडिटी मनी का यह सफर तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम समझते हैं कि यह सिर्फ आर्थिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह मानव के सामूहिक अनुभव, समझदारी और भरोसे का दर्शक भी है। यह इंसानों की मनोविज्ञान को प्रभावित करता है कि वे किस प्रकार से चीजों को मूल्यवान मानते हैं। यह ज्ञान और अनुभव का एक भाग बन गया, जिससे हम पहले के मुकाबले अधिक विकसित और समझदार बनकर उभरे। इस तरह कमोडिटी मनी ने हमें यह सिखाया कि किसी भी वस्तु या सेवा का असली मूल्य समुदाय के विश्वास में निहित होता है। यही चीजें हमें बताती हैं कि भरोसे को टिकाऊ रूप देना ही असली समझदारी है। हम उस महत्वपूर्ण यात्रा को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं जो व्यापार और पैसे के विकास से भरी है। हम जानते हैं कि रोडेसैकेज व्यापार अस्तित्व में आया। तब तकनीक और परिवहन से पहले व्यापार सीधे वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर था। लेकिन क्या हुआ जब यह प्रणाली कुशल नहीं रह गई? हमें बार्टर सिस्टम ने सिखाया कि बिना व्यवस्था के न व्यापार संभव है न जिंदगी। जब जीवन की जटिलताएं बढ़ने लगीं, तब हम सभी वस्तुओं का विनिमय नहीं कर सकते थे। इसी कारण लोगों ने एक ठोस प्रणाली विकसित की। यहीं से शुरू हुई पैसे की असली कहानी। जब अनाज, कपड़ा और अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान अपनी सीमाएं दिखाने लगा, तो नई सुविधाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप एक नई मुद्रा की आवश्यकता महसूस हुई। अब अगली कड़ी में हम देखेंगे कमोडिटी मनी का दौर। इस युग में सोने और चांदी ने वस्त्रों और अनाज की जगह ली। ये मूल्यवान धातुएं न केवल भौतिक संपत्ति थीं, बल्कि उनका सांकेतिक मूल्य भी था, जो जनता के बीच स्वीकार किया गया। इससे व्यापार का नया आयाम खुला और सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य मूल्य का एक नया मानक स्थापित हुआ। तो यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस यात्रा के अगले चरण से वंचित न हों। अगली कड़ी में हम साथ मिलकर इस मॉनेटरी एवोल्यूशन की गहराई में उतरेंगे। द क्रेसेंट कोर के साथ जुड़े रहें, जहां हर कहानी एक नई सीख लेकर आती है
और हर विचार आपको और अधिक ज्ञान की ओर ले जाता है।